नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्टर्ड के सीरीज में। तो हम लोग कवर कर रहे थे मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और आज मशीन के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर, और उसी सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। डीसी जनरेटर का ये एक टॉपिक है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन से पहले हमने ईएमएफ इक्वेशन वगैरह कवर कर लिया है, तो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके उसकी वीडियो को देखिए। उसमें उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आधा आता है एग्जाम में, आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था, और भी क्वेश्चंस मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और यदि आपको उस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, या फिर कहेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर, आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो भाई, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? तो आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा अनवांटेड रिएक्शन है जो कि हमें नहीं चाहिए। अनवांटेड हम किसे कहते हैं? कोई ऐसा रिएक्शन जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके बीच में होता है? तो आप जानते हैं कि एक मशीन में दो पार्ट होता है, एक तो स्टेटर, एक रोटर। स्टेटर अभी तक खैर आप इससे परिचित नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे पोल बताऊंगा, ठीक है। एक तो आपका वो पोल होता है जो फ्रेम पे लगा हुआ होता है वो, और एक आपका बीच में जो आर्मेचर होता है उसे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्लक्स ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा लाइन जो है, ये सारा लाइन क्या है? ये सारा लाइन हमारा फ्लक्स है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। तो ये फील्ड फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है? तो ये है फील्ड फ्लक्स। ये हमारा फील्ड फ्लक्स है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हमारा आर्मेचर में वाइंडिंग होता है, तो आर्मेचर में भी तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। हाँ, अरे होता क्या है, देखिए, आर्मेचर में भी तो हम एक्साइटेशन देते हैं, उसको भी तो घुमाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में वो जब घूमता है तो इस फ्लक्स को जब कट करता है तो उसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण करंट तो इसमें भी रहता है ना। करंट इसमें रहता है तो इसका भी तो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, हम दो तरह के वाइंडिंग को कंसिडर करके चलेंगे। कौन कौन सा वाइंडिंग? देखिए, अगर आपको क्रॉस मिलता है ना, अगर आपको क्रॉस मिलता है तो आप ये समझिएगा कि भीतर की ओर जा रहा है। आप रेलगाड़ी के पिछले डब्बे पे अक्सर देखते होंगे क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब भीतर की ओर जाना, ठीक है। अगर आपको डॉट मिले तो आप समझिए कि बाहर की ओर आ रहा है, यानी कि डॉट का मतलब निकल के आना, और क्रॉस का मतलब जाना, अंदर जाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम आर्मेचर पे वाइंडिंग को दिखाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, हम नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम क्रॉस और डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पूरा ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। प्लस भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे के सारे डॉट बने हुए हैं। डॉट का मतलब भीतर की ओर जाना, यानी कि क्रॉस से, सॉरी, डॉट का मतलब बाहर की ओर आना। मतलब क्रॉस से हम लोग क्या करते हैं, वायर को अंदर ले जाते हैं, और डॉट से बाहर की ओर लाते हैं। अगेन क्रॉस से भीतर की ओर ले जाते हैं, और डॉट से बाहर की ओर लाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने कौन सा फ्लक्स दिखाया है? यहाँ पे हमने फील्ड फ्लक्स दिखा दिया है। आइए तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स कैसा होता है। सॉरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी आर्मेचर में वाइंडिंग है, ये आप सारा का सारा क्रॉस वाइंडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस से दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस या क्रॉस दोनों चीज़ों से दिखा सकते हैं। यहाँ पे डॉट, ठीक है। आप देखिए कि ये आर्मेचर में वाइंडिंग है ना, तो इसको आप स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। स्क्रू रूल में क्या होता है? उसमें क्या होता है कि स्क्रू के तरह, जिस तरह से हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू भीतर की ओर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू बाहर की ओर निकल के आता है। आई थिंक आपने सब ने स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर से कोई ना कोई स्क्रू कसा होगा कभी अपने जीवन काल में, तो हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि अगर स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर की ओर निकल के आता है, यानी कि डॉट। और स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा दें तो स्क्रू भी अंदर की ओर जाता है, यानी कि क्रॉस। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या बना हुआ है? क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस बना हुआ है तो क्लॉकवाइज दिखाएंगे ना, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है फ्लक्स। फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। जहाँ पे क्रॉस, वहाँ पे क्लॉकवाइज।
तो इन चीज़ों को आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे क्रॉस होगा वहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, और जहाँ पे डॉट होगा वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आया? चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन एक्चुअली में कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पोल है तो उसको दिखाया नहीं गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये MNA और GNA क्या है, तो ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देंगे। MNA होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, GNA होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब आगे चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि मेन रिएक्शन क्या होता है। अब आप इस दोनों फिगर को अगर एक साथ कंसीडर करेंगे, देखिए इस फिगर को और इस फिगर को, दोनों को अगर एक साथ कंसीडर करेंगे तो आपको क्या निकल के आता है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना, और यहाँ पे भी तो वाइंडिंग है, यहाँ पे सारा क्रॉस वाइंडिंग है ना, क्रॉस वाइंडिंग है। तो यहाँ पे भी इसका अपना भी तो फ्लक्स होगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा था, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की तरफ, ठीक है। बहुत से लड़के इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये वाइंडिंग ऊपर की तरफ तो सपोर्ट करता है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन है ना। अब मान के चलिए फील्ड फ्लक्स जो जा रहा है, इसको बीच में क्या मिल रहा है, इसको बीच में मिल रहा है आर्मेचर का फ्लक्स। तो आर्मेचर का फ्लक्स कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज फ्लक्स में क्या हो रहा है कि इस ऊपर वाले एरिया में ये क्लॉकवाइज तो सपोर्ट कर रहा है। चलिए इसका हम डायरेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो इस ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे तो इसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, देख लीजिए ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में। लेकिन नीचे आ जाइए तो नीचे क्या है, नीचे ये इसके विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसको अपोज कर रहा है। तो इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसी पे हम अगला कंसेप्ट आपको बताएंगे। ये मेन पूरा टॉपिक इसी पे आधारित है, आर्मेचर रिएक्शन यही है। अब आप जरा इस फिगर को देखिए, होता क्या था, यहाँ पे सारा ये वाला फ्लक्स आ जाता था, आ रहा था ना, और यहाँ पे इसका ये क्लॉकवाइज वाला फ्लक्स आ जाता था। तो ऊपर की तरफ तो सपोर्ट कर रहा था, इस ऊपर वाले एरिया में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन नीचे वाले एरिया में ये इसका विरोध कर रहा था। समझ में आया? तो नीचे वाला एरिया में विरोध कर रहा था, तो यहाँ पे होता है हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो मैग्नेटाइज करता है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे तो मैग्नेटाइज करता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये डीमैग्नेटाइज कर देता है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं। तो ज़रा सा मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब ज़रा देख लीजिए यहाँ पे, अभी तक आप समझ चुके हैं कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। और खैर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है वहाँ कौन सा इफेक्ट हो रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। देखिए हमें हर जगह जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वाइस वर्सा, यहाँ पे भी फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। आप कहेंगे यहाँ पे ये इफेक्ट समझाइए, समझ लीजिए ना, बहुत आसान है। ये देखिए डायरेक्शन तो फ्लक्स का सेम रहेगा, इसी और रहेगा ना, और यहाँ पे सारा डॉट वाइंडिंग है। डॉट यानी कि बाहर की ओर आना, बाहर की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ऊपर की ओर विरोध कर रहा है, नीचे की ओर सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट जिस ओर कर रहा है डेंसिटी उस ओर ज़्यादा है, विरोध जिस ओर कर रहा है डेंसिटी उस ओर कम है। एक्चुअली ये फिगर में ऐसे दिखाया गया है
एक्चुअल प्रैक्टिकल केस में जिस तरह से हम बता रहे हैं ना कि एक साइड आपको सपोर्ट करता है, दूसरे साइड आपको विरोध करता है। तो ठीक है, फिगर में आपको समझाने के लिए थोड़ा क्लियर दिखाया गया है, वैसे अगर आपको दिखाया जाता तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे दो चीज़ है ना, एक जीएनए है, एक एमएनए है। अच्छा, जीएनए क्या है? जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि ये पूरा जो आपका आर्मेचर है इसका न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि बीचों बीच का जो एक्सिस है ना, ये वाला क्यू एक्सिस, ये हमारा जीएनए होता है। हमारा जो ब्रश होता है, कम्यूटेटर का जो ब्रश होता है ना, वो हमेशा जीएनए के एक्सिस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीएनए के एक्सिस पे। लेकिन इस आर्मेचर रिएक्शन के वजह से हमारा ब्रश थीटा एंगल से क्या होता है? खिसक जाता है, और नया ब्रश कहाँ बन जाता है? जरा नया ब्रश देख लीजिए, हमारा नया ब्रश जो होता है वो यहाँ पे बन जाता है। आया समझ में? तो हमारा नया ब्रश थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाता है। तो ब्रश शिफ्टिंग से क्या होता है? ब्रश शिफ्टिंग से मशीन की इफिशिएंसी खराब हो जाती है। इससे क्या होता है? मशीन में चिंगारी प्रोड्यूस होता है। आप देखेंगे यदि आपके घर में डीसी मोटर होगा जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो उसको जब आप चलाएंगे ना, या फिर कोई भी आपके पास अगर थोड़े बड़े साइज़ का डीसी मोटर है तो उसको आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके ब्रश के पास बहुत सारी चिंगारियाँ हो रही हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए जो है हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उन चीज़ों को भी देखेंगे कि इस इफ़ेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे किसी ऐसे कंपनी में जाएंगे जो इलेक्ट्रिकल मशीन बनाती है, तो वो आपको ये तो पूछेगी ना कि आर्मेचर रिएक्शन, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन एग्जाम के लिए आप वीवीआई रखिए। क्या रखना है? वीवीआई, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इस आर्मेचर रिएक्शन में ये तीनों फिगर जो मैंने आपको दिखाया, पहला फिगर ये, हालांकि मैं इसे साफ कर दूंगा, दूसरा फिगर ये, और तीसरा फिगर ये तीनों फिगर आपको बनाना है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना है। अगर आपको उसमें दिक्कत आए तो आप प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि खुद से लिखिए। इसमें क्या लिखना है? सिंपल सी चीज़ें लिखनी है कि आपको दोनों पोल के बीच में ये आपने फ्लक्स दिखा दिया, दूसरे वाले में लिखना है कि यहाँ पे आपने आर्मेचर फ्लक्स दिखा दिया, और तीसरे वाले में लिखना है कि यहाँ पे आपने रिजल्टेंट फ्लक्स दिखा दिया। और आप और अच्छा आंसर चाहते हैं तो ये जरा सा ये बना देंगे कि भाई ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है, यानी कि पाई एम है, और ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, पाई ए है, और ये हमारा पाई आर है, रिजल्टेंट फ्लक्स है। ठीक है, ये एंगल से मतलब लैग करने लग गया है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने का कोई तरीका है क्या? देखिए, एक फ्लक्स ही हमको चाहिए, हमको मेन फील्ड फ्लक्स चाहिए, हमको आर्मेचर फ्लक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? हमको आर्मेचर फ्लक्स को कम कर देना है। तो इसको रिमूव करने का इसको रिमूव करने का जो तरीका है वो हम देखेंगे जरा सा। सबसे पहले तो आप इफेक्ट देख लीजिए कि इससे मशीन में इफेक्ट क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन वीकेन द मेन फील्ड फ्लक्स, मैंने आपको बताया कि ये मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर कर देता है। यानी कि पहले जो फ्लक्स इस तरह से एकदम दबंग की तरह एक दूसरे से अपने रास्ते से जा रहा था ना, उसको कहता है अच्छा बेटा, दबंगई नहीं चलेगा, आपको इस रास्ते से जाने ही नहीं देंगे। तो ये देखिए कितना कमजोर कर दिया इस चीज को। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा मेन फील्ड फ्लक्स बहुत ही कमजोर हो जाता है डीसी जनरेटर में। ठीक है, the induced EMF is reduced in case of DC motor, sorry, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। एक चीज ध्यान रखेंगे कि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं। डीसी जनरेटर के केस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डीसी जनरेटर के केस में ना हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाते हैं। आज मैं थोड़ा सा भावनाओं में मैं बह जा रहा हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाते हैं। ठीक है,
डीसी जनरेटर के केस में, डीसी मोटर के केस में क्या करते होंगे, डीसी मोटर के केस में क्योंकि मोटर घूमता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देते ही है, ईएमएफ तो हम देते ही हैं, तो वहाँ पे हमको क्या चाहिए, मैकेनिकल पावर चाहिए। मैकेनिकल पावर यानी कि टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, ठीक है, वहाँ पे हमको टॉर्क चाहिए। तो जनरेटर के केस में ये ईएमएफ को रिड्यूस कर देता है, ईएमएफ भाई साहब को कम कर देता है, और मोटर के केस में ये टॉर्क को कम कर देता है। दोनों ही खराब चीज़ें हैं। आप मोटर खरीदने जाते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि मोटर का टॉर्क कितना है। भाई आप अगर ख़ास तौर से कभी गाड़ी वगैरह खरीदने जाओ तो वहाँ पे वो बताएंगे कि इस गाड़ी का टॉर्क कितना है, इस गाड़ी का टॉर्क कितना है। तो उससे ये होता है कि आप ऑफ ड्राइविंग में बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो, वो आपको परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, दूसरा प्रॉब्लम जो होता है इसके कारण वो ये होता है कि आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स को तो ये डिस्टॉर्ट करता ही है, खराब करता ही है। वीकेंड का कहिए, डिस्टॉर्ट कहिए, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हेंस द पोजीशन ऑफ MNA यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस गेट शिफ्टेड विच काउज स्पार्किंग एट ब्रशेस। मैंने बताया कि MNA आपका शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए, पहले MNA जो है वो यहाँ था, GNA के पास था, GNA के एक्सिस पे था, लेकिन ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया तो आपका ब्रशेस में स्पार्किंग होने लग जाता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? इसको रिड्यूस करने का कोई तरीका है? बताइए। मुझे लगता है कि मेरा एक स्लाइड गायब हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, होने दीजिए, फिर भी काम आ जाएगा। देखिए, इसको रिड्यूस करने के बहुत से तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्लक्स। क्यों ना हम अपने फील्ड फ्लक्स को थोड़ा और शक्तिशाली बना दें। अरे होता क्या था, यहाँ पे हमारा फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स से भिड़ जाता था, और यहाँ पे तो आर्मेचर फ्लक्स को थोड़ा सा फील्ड फ्लक्स को थोड़ा सा आर्मेचर फ्लक्स सपोर्ट कर देता था, तो ये जीत जाता था। लेकिन यहाँ पे बेचारा कमजोर पड़ जाता था, मारा जाता था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम अपने फील्ड फ्लक्स को ही बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यानी कि हमारा जो फील्ड फ्लक्स था ना, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। तो अब की बार हम अपने फील्ड फ्लक्स को बहुत ही, ये गलत फिगर मुझसे बन जा रहा है। अब की बार जो हमारा फील्ड फ्लक्स था इसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ताकि आर्मेचर फ्लक्स का इस पर कोई असर ही ना पड़े। कोई असर, सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो अब की बार हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि ये आर्मेचर फ्लक्स इससे हार जाए और कुछ असर ना पड़े। तो हम लोग पहला काम ये कर सकते हैं कि हम लोग फील्ड फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग कैम्फर्ड पोल। अब ये कैम्फर्ड पोल क्या है, देखिए, कैम्फर्ड पोल का मतलब है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। पहले क्या करते थे कि पहले जो पोल हम लोग इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करते थे ना, हाँ या ना? पहले हम इस तरह का पोल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बहुत अच्छी फिगर नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मैनेज कर सकते हैं आप। देखिए, तो इस तरह का जो फिगर इस्तेमाल करते थे, इस तरह के फिगर में यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता था, ये एरिया होता था ना, तो ये चूंकि ऐसे मुड़ा हुआ रहता था तो हर जगह बराबर एरिया होता था। हर जगह क्या होता था, बराबर एरिया होता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जरा अब का कंडीशन देखिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे कि हम लोग एकदम सीधी लकीर वाला पोल इस्तेमाल करेंगे। इसी को कहते हैं कैम्फर्ड पोल। अब आप बताइए, अब यहाँ से तो ये एरिया नज़दीक है, यहाँ से तो ये बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ से तो ज़रा कंपेयर कीजिए, यहाँ से ज़रा कंपेयर कीजिए, ये दूरी बढ़ गया है। अब दूरी बढ़ गया है तो वहाँ पे आपको पता है खाली जगह में क्या होता है,
ईडी करंट लॉस के बारे में नहीं बोल रहे, खाली जगह में यहाँ पे होता है रिलक्टेंस। क्या होता है? रिलक्टेंस, ठीक है। और रिलक्टेंस क्या करता है? एयर गैप को बढ़ा देने से क्या बढ़ता है? रिलक्टेंस बढ़ता है। और रिलक्टेंस क्या क्या करता है? मैंने पहले भी आपको बताया, रिलक्टेंस जो है फ्लक्स को अपोज करता है। तो अब ये भाई साहब आर्मेचर फ्लक्स को इतना अपोज करेंगे कि ये मेन फील्ड फ्लक्स को रोक ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो हमको क्या करना है? हमको सीधी लकीर वाला कुछ इस तरह का पोल इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले जैसे करते थे वैसा काम अब नहीं करना है। पहले हम क्या करते थे? इस तरह से चंदा मामा के साइज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वैसे नहीं करना है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कैम्फर्ड पोल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। बाय क्रिएटिंग अ थिन रेक्टेंगुलर होल ऑन अ पोल। अब जो हमारा पोल था, हमारा जो पोल था, इस तरह का पोल भी इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। इस पे हम लोग थिन रेक्टेंगुलर होल क्रिएट कर देंगे, थिन रेक्टेंगुलर होल क्रिएट कर देंगे। थिन रेक्टेंगुलर होल क्रिएट करने का मतलब बस इतना ही है कि इसमें जो है हम, चूंकि एयर आ जाएगा, एयर में रिलक्टेंस, एयर का रिलक्टेंस हाई होता है, तो इस आर्मेचर फ्लक्स को ये ट्रैप कर लेगा। समझ में आया? ये बहुत ही कारगर सॉल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्लक्स इस्तेमाल करना, वो बहुत कारगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लोग थिन रेक्टेंगुलर होल क्रिएट करके हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बाय यूजिंग कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग। देखिए ये जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये हमारा आर्मेचर, ये हमारा पोल, ठीक है। ओहो, ये हमारा पोल क्या कह रहा है कि कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस वाला वाइंडिंग था, यहाँ पे डॉट डॉट वाला वाइंडिंग था, डॉट डॉट वाला वाइंडिंग था ना। हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो इसको अपोज करना है, ये क्रॉस वाले को अपोज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉट डॉट वाला वाइंडिंग यहाँ पे कर देंगे। क्या करेंगे? डॉट डॉट वाला वाइंडिंग, यानी कि भीतर की ओर जाना चाहिए, ऐसा वाइंडिंग कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे भी कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग कर देंगे, और इस वाइंडिंग में हमें करंट नहीं देना है, करंट नहीं देना है। ये क्या करेगा कि इससे, इसके ही फ्लक्स से अपने में ईएमएफ भी इंड्यूस्ड कर लेगा, और इसी ईएमएफ से इसको आर्मेचर वाले फ्लक्स को अपोज भी कर देगा। एक बात आप जान लीजिए, एक हम बहुत अच्छी बात आपको बता देते हैं। देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है ना, जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो अपने ही मेन, जो जिसकी वजह से इंड्यूस्ड होता है उसी को वो अपोज करता है, यानी कि जिससे उसका जन्म होता है उसी का विरोध करता है। तो चूंकि इस ये वाला जो है फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड करवाएगा ईएमएफ, तो ये इसका विरोध कर देगा। कैसे कर देगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस वाइंडिंग है, क्रॉस वाइंडिंग यानी कि क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को अपोज करके खत्म हो जाएगा, और हमारा मेन फील्ड फ्लक्स आराम से पास करेगा। समझ में आया? तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं क्या करूंगा कि इसको लैंग्वेज में लिख के आपको भेज दूंगा। वैसे भी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वैसे भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक बार कह देंगे तो मुझे खुशी होगा कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि बाय यूजिंग इंटरपोल ये क्या सॉल्यूशन है भाई। तो ये सॉल्यूशन है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ ये पोल यूज कर, सॉरी ये फिगर थोड़ा सा देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम आर्मेचर बना रहे थे, पोल बना रहे थे, ठीक है। बस इतना ही काम कर रहे थे, इसी पे हम कुछ कुछ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या करेंगे? अब की बार हम एक इंटर पोल बनाएंगे, इन दोनों पोल के बीच एक और पोल, तो इंटर पोल, ठीक है। अब की बार यहाँ पे भी एक पोल बना देंगे। अब आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा पोल क्यों? भाई ये एक्स्ट्रा पोल इस वजह से है, बता देता हूं। देखिए ये एक्स्ट्रा पोल बना के हम लोग इसके फ्लक्स को प्रोड्यूस करके
इससे एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आर्मेचर के फ्लक्स को कमजोर करना है। देखिए मेन हमारा दुश्मन कौन है? आर्मेचर फ्लक्स। दुश्मन को समझिए, आर्मेचर फ्लक्स को किसी तरह से हरा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेन फील्ड फ्लक्स आपका दोस्त है, उसको वो जितना स्ट्रांग होगा, वो जितना अच्छा होगा, आपका एफिशिएंसी उतना अच्छा होगा मशीन का। तो किसी भी तरह से हमें आर्मेचर फ्लक्स को कमजोर करना है, तो उसके लिए साम दान दंड भेद हम जितनी नीति अपना सकते हैं उतना नीति अपना लेते हैं। तो इंटरपोल वाला क्या करता है, ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। इसका प्रोड्यूस किया गया फ्लक्स क्या करता है कि इन सारे महानुभावों का फ्लक्स को ये अपोज कर देता है, और इस तरह से हमारा मेन फील्ड फ्लक्स ट्रांसफर हो जाता है। और एक बात याद रखिए कि इसमें जो वाइंडिंग करेंगे वो इसी से लेके कर लेंगे, यानी कि काम काम का काम हो गया और गुठलियों के दाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, इतना ही तरीका है। आपको आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम करने का इतने तरीके से आप उसको कम कर सकते हैं। तो आप अगर अच्छी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल में लिए जाते हैं। बेसिकली यही सारे तरीके इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो आप उसमें जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी वहाँ पे। ठीक है, आपसे हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आर्मेचर रिएक्शन जेई का भी फेवरेट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपके सेमेस्टर एग्जाम में आर्मेचर रिएक्शन का आना तय मानिए। ठीक है, तो आप इसको वीवीआई करके एकदम रट जाइए। अरे जनरेटर में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहते, एक तो आप ईएमएफ इक्वेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से उस पर सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 सवाल आ सकता है। और एक आप इस आर्मेचर रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अभी तक जितना बताए हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कम्यूटेशन वगैरह भी आएगा जो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं, पहले आप इसे कर लीजिए फिर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन तो आप समझ चुके हैं, है ना। अब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? दोनों एक ही चीज है। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन यानी कि एकदम से खत्म कर देना, एकदम से मान के चलिए कि एकदम से मैग्नेटाइजेशन को ही खत्म कर दिया। आपको हम वो वाला फिगर दिखाए थे, आपको हम ये वाला फिगर दिखाए थे, सॉरी, हाँ 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 यही वाला। यहाँ पे देखिए एकदम से आपको कोई फ्लक्स दिख ही नहीं रहा होगा, एकदम से फ्लक्स को खत्म ही कर दिया है। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में एकदम से तो खत्म नहीं करता है, हाँ, लेकिन डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट मतलब खराब जरूर कर देता है, कमजोर कर देता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में कमजोर कर देता है और डीमैग्नेटाइजेशन में एकदम से खत्म कर देता है। तो इस पे जो है एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखिए, एक अच्छे से आंसर लिख के मुझे भेजिए, मैं देखूंगा। अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसे आपके मतलब टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दूंगा, ताकि और भी बच्चे देख पाए। तो जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना लिखा हुआ जो मेरा हैंड रिटन है मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले खुद प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास करने में असफल रहते हैं तो मैं भेज दूंगा, मैं वैसे भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप प्रयास करें, ताकि मैं देखूं कि आप अच्छे से लिख पा रहे हैं या आप में दिक्कत क्या है। आप जहाँ जहाँ आप में दिक्कत होगा तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, और इसी तरह से हर एक क्लास को पूरे एनर्जी के साथ ज्वाइन करते रहें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।